नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान योद्धा, साम्राज्य निर्माता और नेता की जिसने न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरे विश्व को अपने विचारों और कारनामों से प्रभावित किया। दोस्तों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट की। इस वीडियो में हम नेपोलियन के जन्म से लेकर उनके उत्थान, साम्राज्य के विस्तार और अंत तक की कहानी को विस्तार से जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस दिलचस्प सफर पर और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। नेपोलियन के जन्म की बात की जाए तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कॉर्सिको द्वीप पर हुआ था। उनका पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन के पिता एक सामान्य वकील थे और उनका परिवार बहुत धनी नहीं था। नेपोलियन के अंदर एक छोटी उम्र से ही एक अद्भुत आत्मविश्वास और साहस था। उन्होंने फ्रांस की मिलिट्री अकादमी में दाखिला लिया और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता से सबका ध्यान आकर्षित किया। ब्रिटेन के महान योद्धा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने कहा था कि जंग के मैदान में नेपोलियन 40,000 योद्धाओं के बराबर है। एक आम आदमी से एक बादशाह तक की गद्दी का नेपोलियन की जिंदगी का सफर बेहद दिलचस्प था। नेपोलियन ने अपने मिलिट्री कैरियर की शुरुआत फ्रांस की सेना में एक लेफ्टिनेंट के रूप में की। धीरे धीरे अपने कुशल नेतृत्व और रणनीतिक कौशल के कारण वो सेना में ऊपर उठते गए। उन्होंने इटली अभियान में अपनी कमान के दौरान अद्भुत प्रदर्शन किया और फ्रांस को विजय दिलाई। उनकी हर रणनीति इतनी अनोखी होती थी कि दुश्मन तक को उनकी चाल का अंदाजा नहीं होता था। यह दौर नेपोलियन के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। नेपोलियन ने 1799 में फ्रांसीसी क्रांति के समय पेरिस लौटकर के सत्ता पर कब्जा कर लिया और खुद को फ्रांस का पहला काउंसलर घोषित किया। यह उनकी शक्ति और महत्वाकांक्षाओं का पहला बड़ा संकेत था। 1804 में उन्होंने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। नेपोलियन ने फ्रांस की न्याय प्रणाली, प्रशासनिक ढांचे और शिक्षा प्रणाली में सुधार किए, जिन्हें हम नेपोलियन कोड के नाम से जानते हैं। यह कोड सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में अपनाया गया। नेपोलियन के लिए युद्ध केवल एक रणनीतिक ही नहीं बल्कि एक जुनून भी था। उन्होंने यूरोप के कई हिस्सों पर कब्जा किया और एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। नेपोलियन का सपना था कि पूरे यूरोप उनके कब्जे में हो। वे अपनी सैन्य शक्ति के दम पर ऑस्ट्रिया, प्रशा, स्पेन और इटली पर विजय प्राप्त कर चुके थे। उनकी यह विजय यात्रा रुकने का नाम नहीं ले रही थी और यूरोप का हर कोना नेपोलियन के नाम से कांपने लगा था। 1812 में नेपोलियन ने एक बड़ा फैसला लिया, रूस पर आक्रमण। यह उनका सबसे बड़ा और सबसे घातक निर्णय साबित हुआ। रूस के कड़ाके की ठंड और मुश्किल भूभाग ने नेपोलियन की सेना को बेहद नुकसान पहुंचाया। उन्होंने लाखों सैनिकों के साथ यह अभियान शुरू किया, लेकिन वापस लौटते समय उनके पास कुछ हजार ही सैनिक बचे थे। रूस का यह अभियान नेपोलियन की हार का सबसे बड़ा कारण बना और उनके पतन की शुरुआत थी। एंड्रयू रॉबर्टसन ने अपनी किताब नेपोलियन ए लाइफ में नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन को एक नई और संतुलित दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। रॉबर्टसन ने नेपोलियन के उत्थान, उनकी असाधारण सैन्य प्रतिभा, राजनीतिक दृष्टिकोण, निजी जीवन और उनकी विरासत के साथ साथ उनके पतन की गहराई से पड़ताल की है। रॉबर्टसन ने नेपोलियन के सैन्य अभियानों को गहराई से समझाया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिस, जेना, वंगराम जैसी प्रमुख लड़ाइयाँ शामिल हैं। रॉबर्टसन बताते हैं कि नेपोलियन एक सैन्य प्रतिभाशाली जो अपनी सेना के रणनीति को बेहद बारीकी से तैयार करते थे। उन्होंने बताया कि नेपोलियन की सैन्य रणनीति तेज और निर्णायक हमलों पर आधारित थी, जिसमें उन्हें बार बार विजय प्राप्त होती गई। रॉबर्टसन बताते हैं कि नेपोलियन केवल एक युद्धवीर ही नहीं थे बल्कि एक दूरदर्शी सुधारक भी थे। उन्होंने फ्रांस में
नेपोलियन कोड लागू किया, जिसने फ्रांस के कानून और न्याय व्यवस्था में बड़ा सुधार किया। उन्होंने प्रशासनिक ढांचे को भी मजबूत किया और शिक्षा और विज्ञान को भी बढ़ावा दिया। रूस अभियान के बाद यूरोपीय देशों ने एकजुट होकर नेपोलियन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 1814 में नेपोलियन को पराजित किया गया और उन्हें एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाओं और जिद ने उन्हें यहाँ भी चैन से नहीं बैठने दिया। केवल 10 महीने बाद नेपोलियन एल्बा से भाग निकले और पेरिस लौट आए। उनकी इस वापसी को 100 दिन कहा जाता है, जिसमें उन्होंने फिर से फ्रांस पर शासन किया। AJP टेलर की पुस्तक नेपोलियंस एंड हिज मार्शल्स में नेपोलियन बोनापार्ट और उनके प्रमुख सैन्य अधिकारियों, जिन्हें मार्शल कहा जाता था, उनके संबंधों, भूमिकाओं और योगदान का गहराई से वर्णन किया है। टेलर ने इस किताब में नेपोलियन की युद्ध रणनीति, उनकी सेनाओं के संचालन और मार्शल के प्रति उनकी वफादारी और नेतृत्व के अनोखे ढंग पर चर्चा की गई है। टेलर ने बताया कि नेपोलियन की सफलता का सफर केवल उनकी व्यक्तिगत प्रतिभा का परिणाम नहीं था, बल्कि इसमें उनके 26 मार्शल की भी बड़ी भूमिका थी, जो उनके कई सैन्य अभियानों में सक्रिय रहे। इन मार्शल में मिशेल, जोआचिम, मुराट, जिन लैंस और अगस्ट डे मॉर्मोट जैसे महान सेनानी शामिल थे। नेपोलियन की वापसी से यूरोपीय देश एक बार फिर सतर्क हो गए। उन्होंने नेपोलियन को रोकने के लिए एक संयुक्त सेना बनाई और 1815 में नेपोलियन की सेना का सामना बेल्जियम से हुआ। वाटरलू के युद्ध में, इस युद्ध में नेपोलियन की करारी हार हुई और उनके साम्राज्य का अंत हो गया। इसके बाद उन्होंने सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जहां उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए। 15 मई 1821 को सेंट हेलेना द्वीप पर उनका निधन हो गया। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी नेतृत्व, हिम्मत और प्रतिभा के बल पर दुनिया में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उनका योगदान एक सीख है कि कैसे कोई इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। उनकी गाथा बताती है कि जीत और हार दोनों ही जीवन का हिस्सा है। नेपोलियन ने अपने विचारों और उपलब्धियों से इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग जगह बनाई। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।